हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अंकित वर्मा है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नॉलेज स्टोर। आज का जो लेक्चर है मेट्रोलॉजी के ऊपर है, जिसमें हम टॉपिक इंटरफेरोमेट्री को करेंगे। 2-3 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। बहुत अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ेंगे, इस कंसेप्ट को, कैसे मेट्रोलॉजी में इंटरफेरोमेट्री या लाइट का इस्तेमाल होता है। और क्लास 12th का कुछ प्रिंसिपल यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इंटरफेरोमेट्री को समझने से पहले, इसके फिनोमिना को समझने से पहले हमें नेचर ऑफ लाइट का पता होना चाहिए। ठीक है, या ऐसा भी कह सकता हूँ लाइट के नेचर को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ लाइट का कोहेरेंट क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, या मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या होती है। राइट, इंटरफेरेंस क्या होता है। ओके, तो मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या होगा। मोनो मतलब से एक, क्रोमैटिक मतलब कलर। सेम वेवलेंथ की जो लाइट होएगी, सेम वेवलेंथ। ओके, इंटरफेरेंस का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि जब दो चीज़ इंटरफेयर करेगी, दो लाइट सोर्स आपस में क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। और वेव नेचर हम इसका यहाँ पढ़ेंगे, वेव प्रोपोगेशन की तरह से पढ़ेंगे। और लाइट को हम एक तरह से वेव नेचर देखेंगे लाइट का, है ना। लाइट को कैसे कंसिडर करेंगे, एज अ वेव मोशन। ठीक है। और अच्छा, दूसरी बात क्या है कि हमने क्या करना है, यहाँ पर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स को लेना है और उसको ऑप्टिकल फ्लैट में आगे पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में, कौन कौन से इसके स्पेसिफिकेशन है पढ़ाऊंगा। लेकिन ये बता दूं मैं, एक सिलेंड्रिकल सी चीज़ है, ठीक है, ऑप्टिकल। और जिसमें हम यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक सोर्स डालेंगे, लाइट का सोर्स डालेंगे इसके ऊपर। और जो ऑप्टिकल फ्लैट है, जिस सरफेस को आपको मेजर करना है, क्या करना है उसका मेजर, उसकी फ्लैटनेस को मेजर करना है। ठीक है, ये किसके काम आता है, फ्लैटनेस को मेजर करने का, वेदर सरफेस इज फ्लैट और नॉट, उसका जो सरफेस है फ्लैट है या नहीं है, तो उसके ऊपर हम ऑप्टिकल फ्लैट को रखते हैं। सिलेंड्रिकल शेप का ही होता है। ठीक है, और इससे हमें फ्रिंज पैटर्न मिलता है। फ्रिंज पैटर्न अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको, फ्रिंज होता क्या है। ठीक है, पैटर्न मतलब ब्राइट सोर्स, डार्क सोर्स, ब्राइट सोर्स, डार्क सोर्स, ऐसे हमें लाइंस मिलती हैं इस टाइप की। अभी इतना समझ लो आप। ठीक है, और यही जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस होती हैं, इन्हीं के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, फ्लैटनेस को मेजर करते हैं। ठीक है, जो ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हैं, दीज आर यूज्ड टू मेजर फ्लैटनेस। ठीक है, कैसे, हम लोग कंपेयर करते हैं मास्टर फ्लैट सरफेस से, जिसकी हमें पता होगी भाई फ्लैटनेस है, और उसके सरफेस का हमें पता होगा कैसा सरफेस है टेस्टिंग के दौरान। तो फ्लैटनेस हमें पता है, उससे हम कंपेयर करते हैं। जस्ट लाइक एनपीएल होता है, एक एनपीएल फ्लैट इंटरफेरोमीटर। इंटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इस प्रिंसिपल को यूज़ करे और फ्लैटनेस का इस्तेमाल करे, दैट इज कॉल्ड एनपीएल फ्लैट इंटरफेरोमीटर। इसमें हम ऐसा करते हैं। सबसे पॉपुलर इंटरफेरोमीटर है फ्लैटनेस टेस्टिंग के लिए ये। ठीक है, समझ आई मेरी बात, आपको समझ में आ गया होगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट इंटरफेरेंस वगैरह समझ में आ गया होगा। ओके, क्लियर है। अच्छा, ये कोहेरेंट तो रह गया। कोहेरेंट का मतलब क्या होगा, ऐसी लाइट सोर्स जिसकी जो वेवलेंथ है, या कह लो कि जिसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा, सेम फ्रीक्वेंसी की होगी, और उनका जो फेज डिफरेंस है वो ज़ीरो रहेगा, या कांस्टेंट फेज डिफरेंस का होगा, उसको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। मोनोक्रोमेटिक लाइट, सेम वेवलेंथ की। ठीक है, और इंटरफेरेंस का मतलब मैंने आपको, इंटरफेरेंस का मतलब क्या होगा, जब कोई वेव, जैसे मान लो हम वेव लाइट को कैसे एक सिनोसोडियल वेव फॉर्म में लेंगे, तो जब एक और वेव इसके ऊपर सेम आएगी, सिंपल हमने वेक्टर्स लगाना है, ए मैग्नीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड है बी, दोनों को जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा रिजल्टेंट का, तो वो जो रिजल्टेंट आएगा वो बड़ा आएगा, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। ठीक है, अभी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हाइजेंस प्रिंसिपल्स। अब आप समझ लीजिए कितने डीप में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक को।
थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है ये, पहले भी मैंने इसमें लेक्चर नंबर 8 में इसको पढ़ा रखा, लेकिन उसको मैंने गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बस मोटा मोटा पढ़ाया था। अब हम बहुत डिटेल में इसको पढ़ रहे हैं। तो हाइजेंस थ्योरी क्या कहती है कि लाइट को सबसे पहले वेव फॉर्म, वेव मोशन की तरह लीजिए, कंसीडर इट एज वेव मोशन, जो कि प्रोपोगेट कर रही है किस तरीके से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दैट प्रोपोगेट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ सिनोसोडियल फॉर्म। ये लाइन आपने याद रखनी है, मतलब याद क्या रखनी है, इसको समझिए बात को। तो इसको आपने कैसे कंसीडर करना है, इस तरीके से कंसीडर करना है। ये मैं नहीं बताऊंगा, इसको क्रस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं वेवलेंथ, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये भी आपको पता है, ठीक है, टाइम पीरियड कितना लगता है इसको पूरा होने में, है ना, कितनी साइकिल पूरा कर रहा है 1 सेकंड में, वो फ्रीक्वेंसी है, ये सब चीज़ आपको पता है। ओके, अब हमने इसकी रिलेशन पढ़नी है आपस में स्टैंडर्ड की, कि कैसे इसका इस्तेमाल हम करेंगे, है ना। एम्पलीट्यूड का मतलब आप समझ रहे होंगे, एम्पलीट्यूड सबसे बढ़िया इसमें है, इसे ए से डिनोट करते हैं हम लोग, मैक्सिमम जो डिस्टरबेंस होती है किसी भी वेव में। ओके, तो अब हमने थोड़ा सा इस हाइजन प्रिंसिपल को पढ़ना है। तो जैसे मैंने बताया, जो वेव नेचर है लाइट का, ऑर्डिनरी कंडीशन में इतना दिखता नहीं है, ठीक है, लेकिन जब दो वेव्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं तब ये वेव इफेक्ट विजिबल होता है हम लोगों को। ये है इम्पोर्टेंट बात। अकेले में तो चलो चली जा रही है, लेकिन इसका जो वेव, मतलब वेव फॉर्म है इसकी, इसकी एनर्जी की वैल्यू को हम लोग जब दो वेव्स आपस में मिलती है तब देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, जब जैसे एक और वेव आ जाएगी इसके ऊपर, ठीक है, तब मतलब हमारा ये यूज़ होगा इसका प्रिंसिपल। कैसे देखते हैं इस चीज़ को भी। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जब भी लाइट, वैन, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ इस बात को, वैन लाइट इज मेड टू इंटरफेयर, मतलब इंटरफेरेंस करने के लिए रेडी कर दिया हमने, तो ये क्या बनाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट प्रोड्यूसेस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने 12th में पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड मैं बात बता रहा हूँ। इट प्रोड्यूसेस अ पैटर्न ऑफ डार्क बैंड्स, एक पैटर्न बनाता है वो डार्क बैंड्स का, मतलब पैटर्न का मतलब एक ब्राइट बैंड बनेगा, एक डार्क, लेकिन डार्क बैंड्स क्योंकि हमें मतलब क्लियर दिखेगा वो, क्योंकि ब्लैकनेस वाला पोर्शन है, ठीक है, उसको मेज़र करना आसान है, ठीक है। तो डार्क बैंड का पैटर्न हमें दिखेगा, जो कि क्या होगा, जिसका जो डिवीजन होगा वो वेरी एक्यूरेट, इट इज़ वेरी एक्यूरेट, और उसी डिवीजन का हम इस्तेमाल करके मेजरमेंट कर सकते हैं। क्लियर। तो जैसे मैंने बताया, ये जो डार्क बैंड बनता है इस तरह से बनता है, डार्क ब्राइट डार्क इस टाइप से बनता है, ठीक है। तो इसकी सबसे पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक पता क्या है इस एंटिटी की, कि जो यूनिट वैल्यू है स्केल की, जो एक यूनिट है, मतलब डिफरेंस बिटवीन या डिस्टेंस बिटवीन टू कोरस्पॉन्डिंग ये, तो ये कितनी है इसकी, इज इक्वल्स टू हाफ द वेवलेंथ, हाफ द वेवलेंथ, ठीक है। इसके लिए आपको पूरा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कि जो डिस्टेंस बिटवीन आपका ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज का कितना होता है, बट फिर भी मैं मैक्सिमम चीज़ें आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो इस स्केल का इस्तेमाल करके हम लोग मेज़रमेंट करते हैं, इसको स्टैंडर्ड ऑफ मेज़रमेंट देखते हैं, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, ये लेंथ तो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, सो इसको एक स्टैंडर्ड ऑफ मेज़रमेंट की तरह से हम लेंगे। क्लियर। जैसे बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट वाली चीज़, जैसे स्लिप गेज हो गया, एंड बार्स हो गया, उसमें हम उसको एक स्टैंडर्ड, उसको भाई वो भी सही है या नहीं है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं इसमें। क्लियर। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी वाली चीज़ों को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, उसके स्टैंडर्ड उसको देखेंगे कि वो सही है या नहीं है। ओके जी, क्लियर। मोनोक्रोमेटिक लाइट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब जैसे
और इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल को भी मैं आपको एक बार तो बता ही चुका हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा और अच्छे से बता दूँ। जो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब पता है कि ये चीज़ आपको पता ही होगी 12th के लिए, उसको मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई एक मतलब एक वेव है ये, ठीक है, ये ए वाली वेव है। इसके बाद क्या करते हैं, एक दूसरी वेव आती है जिसका एम्पलीट्यूड है मान लो इस टाइप से, ये वाली क्या है, बी है। ठीक है, तो इसका जो नेट इफेक्ट होगा, सिंपल वेक्टर्स अगर हम लगाएं, तो इसका जो जो नेट वाली होगी वो ये होगी। दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वाला, अगर ये रिजल्टेंट वाली है इसका हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस। इनका फेज डिफरेंस कितना, 0 डिग्री है, एक के ऊपर सीधी सीधी। और जब एक के ऊपर सीधी ही जुड़ेगी तब ये वेक्टर सीधा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा एम्पलीट्यूड जुड़ जाएगा ए प्लस ए बी, क्योंकि फेज डिफरेंस 0 है। क्लियर। बट अगर सपोज करो इनका फेज डिफरेंस जो है, तो ये कैसी फ्रिंज देगी, अब इस बात को भी समझो। इक्वल इंटेंसिटी की, सेम फेज में है, ठीक है, और इनको हमने इंटरफेरेंस होने दिया, तो ये ब्राइटनेस को बढ़ाएगी एक तरह से, इट विल इंक्रीज ब्राइटनेस। बट अगर आप इससे डिस्टेंस, ये पूरा पूरा यहां से यहां तक कितना होता है, लैम्डा होता है ना, और हाफ कितना होता है, λ/2 होता है। बट अगर आप इसमें λ/2 का फेज डिफरेंस लें, तो अगर किस तरह से, मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे आप समझिए, अगर इनका जो, इफ ऐसे मैं लिख देता हूँ, इफ रेज ए एंड बी ओके डिफर बाय फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा। कैसे, एक ऐसे है और एक क्या है, ऐसे है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये अपने इफेक्ट्स को क्या करेगी, नलीफाई करेगी। तो अगर आप ध्यान से देखो, इनका फेज डिफरेंस कितना है, λ/2 का है। कितने का है, फेज कितने का डिफरेंस है, λ/2। ओके जी, तो ये और ये चीज क्या करेगी, डार्कनेस पैदा करेगी। λ/2 का मतलब एक तरह से आप ऐसा समझो, यहां से जैसे शुरू कर रहे हो, या इसको ऐसे बना दो अपोजिट, तो कोई चीज़ ऐसे बन रही है, फिर आप इसको ऐसे शुरू कर रहे हो, तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मेरी बात समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो और इंटरफेरेंस की कंडीशंस ये सब एसएससी जेई के एग्ज़ाम लेवल में इस टाइप से में आ सकती है। वही कंडीशन क्या है, जब दो रेज कोहेरेंट होंगी, ठीक है, और जो उनका फेज डिफरेंस होगा वो उसको आप कांस्टेंट रखेंगे। फेज नहीं बदलना चाहिए, एक फिक्स टाइम के लिए, एक लेंथ ऑफ टाइम के लिए वो चीज़ क्या रहनी चाहिए, मेंटेन रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। और ये कैसा होगा, जब जो स्टार्टिंग वाली जो मतलब, ये कब पॉसिबल होगा, जब दोनों रेज हमारी सेम पॉइंट ऑफ लाइट सोर्स से सेम टाइम पे निकलेगी। अब ये नहीं कि एक बाद में निकल रही है। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया, इसी पॉइंट से निकल रही है, तो ऐसे ये ए वाली, और जो बी वाली यहीं से निकलेगी। क्लियर। अब इसके लिए क्या है, अब अगर मैं एक्सपेरिमेंट को आपको बताऊं, जो इंटरफेरेंस का पैटर्न बनाने का एग्जांपल यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, कैसे देखें उसको, देखो ये मान लो एक स्लिट है, और यहां पर हमने क्या लगाया, लाइट सोर्स लगाया। ये क्या है, हमारा लाइट सोर्स है, और ये मेन स्लिट है, इसको बोलते हैं हम लोग स्लिट एस, ये लाइट सोर्स है।
अब हम यहाँ पर बराबर में यहाँ पर दो स्लिट्स और लिए हमने यहाँ पर, दैट इज स्लिट S1, स्लिट S2, और ये हमारी है स्क्रीन। ये क्या है, हमारी स्क्रीन है। क्लियर है जी। तो अब जब लाइट सोर्स यहां पर पड़ेगी, ऐसे ऐसे निकलेगी लाइट सोर्स, है ना, सभी डायरेक्शंस में लाइट फैलेगी इस टाइप से। तो ये जो लाइट है यहाँ पर एक लाइट यहाँ पर भी आएगी, ऐसे इस तरह से एंटर होएगी, और ये जो लाइट है यहाँ से टकरा के इधर भी जाएगी, है ना, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, और ऐसे भी निकल सकती है। इसी तरीके से इधर भी आएगी, ठीक है। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखिए, तो डायग्राम हमारा बन गया। अब इसका प्रोसीजर क्या है? अब मैंने जैसे बताया, लाइट कौन सी रहेगी, मोनोक्रोमेटिक लाइट रहेगी। सबसे पहले नैरो स्लिट जो ये एस है यहाँ से निकली, और इसको दोबारा से हमने दो नैरो स्लिट्स जो हैं, जो कि बहुत आपस में क्लोज हैं, इनको हमने आपस में इस तरह से रखा, इससे टकराई, अब ये स्क्रीन पे आके टकरा रही हैं। ठीक है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें दो टाइप की रेज निकल रही हैं, एक जो मैंने ब्लैक से बनाई और एक मैंने ब्लू से बनाई है। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये तो एस हो गई, ये S1 हो गया हमारा, ठीक है, और ये अलग अलग सोर्स हमारे यहाँ से निकल रहे हैं। अब ये आपस में क्या करेगी, इंटरफेरेंस करेगी। अब हमने देखना है कि कौन सी रे दोनों की दोनों एक जैसी रहेंगी, उससे हमें पता लग जाएगा। कैसे? जैसे मान लो इसको, अब मैं यहाँ पर इन दोनों को एक मान लेता हूँ L1। अब बताऊँगा ये क्या मतलब है, D1 L2 D2 L3 D3, इस तरह से है। ये तो मैंने ऐसे ही नाम रखा अभी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप मानो S1 L2, ये S1 है हमारा, और ये वाला इसका क्या है, ये वाला S1 के साथ L2 किधर गया है, ये वाला मान लो आप, है ना, ये वाला मान लो, ये वाला पॉइंट। इसको एक मिनट में रब कर देता हूँ, अपने हिसाब से लेके चलते हैं। तो जैसे मैं, अब इसको समझने के लिए हम एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट रखते हैं कि सीधा सीधा अगर ये S1 वाला S1 और ये वाला पॉइंट मान लेते हैं, चलो आसान के लिए, ये और ये S2 है, ये S1 है, कहीं कंफ्यूज ना हो रहे हो। S1 और एक ये वाली लाइट जो ये वाली जा रही है ना, ठीक है। अगर ये मान लेते हैं इक्वल है, पाथ जो है इनका क्या है, इक्वल है, तो ये क्या रहेंगी, दोनों आपस में सेम फेज में रहेंगी, जो कि आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगी और मैक्सिमम इंटेंसिटी या लाइट बैंड बनाएगी। तो इस वजह से मैं इसमें L1 L2 बोल रहा था इसको, तो इसको L2 पॉइंट दे देते हैं हम लोग। ये वाला एक ही पॉइंट में समझो, और पास में ही बन रही है ये, ठीक है। अगर ये लेंथ ऑब्वियसली देखो इक्वल है, एक तरह से जब ये इस पर टकराएगी और ये वाली लेंथ भी इससे टकराएगी, सो दैट विल मेक ब्राइट बैंड, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखो, ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस कुछ ना कुछ रहेगा। ये वाला, थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा बनाना इतना भी आसान नहीं था इसको एक्चुअली में, इसके पास बनाता हूँ मैं इसको। तो
तो इस वाले पॉइंट को अगर आप देखोगे और एक S2 और इस वाले पॉइंट को देखो, यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या है, पाथ डिफरेंस है। ठीक है, इसको मैं अगर क्या पॉइंट दे दूँ, D1 दे दूँ, तो आप ध्यान से देखना कि यहाँ पर S2D1 माइनस S1D1, ये कितने का पाथ डिफरेंस रहता है यहाँ पर, λ/2 का। क्यों? क्योंकि इतने का ही पाथ डिफरेंस होता है। तो ये मैंने पहले ही बताया, पाथ डिफरेंस कितना होता है, λ/2 का। और जब λ/2 का पाथ डिफरेंस रहेगा, ये एक्चुअली में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, तो तब क्या रहेगा, हमारा डार्क फ्रिंज बनेगी। ओके, और ये आउट मतलब एक तरह से आउट ऑफ फेज वाली कंडीशन है, जो मैंने पहले आपको डायग्राम से भी बना के बताया था, वेव वाले डायग्राम से। तो यहाँ पर क्या, डार्क, ये एक तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहा। इसी तरह से ये चीज़ यहाँ पर भी ऐसे ही बनेगी, क्योंकि S1D2 और S2D2, ये वाला पॉइंट, ये वाला है ना, यहाँ पर भी फेज, कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है, देखो, समझ गए मेरी बात को। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, D2। इसी तरीके से तो यहाँ से यानी कि हमारा ये ऊपर वाला, अगर हम मैं बात करूँ, यहाँ पर फिर बनेगा, मतलब, और यहाँ पर L3 लिख दो यहाँ पर, मतलब एक डार्क एक ब्राइट, एक डार्क एक ब्राइट। तो ये सेंट्रल फ्रिंज जो रहती है वो ब्राइट रहती है, उसके ऊपर वाली डार्क, नीचे वाली भी डार्क, तो मतलब बीच में फंसी रहती है ये हमारी क्या नाम है, ब्राइट वाली, और उसके दोनों तरफ क्या रहती है, डार्क रहती है। ये वाली बात मैं आपको बता चुका हूँ, कितने का फेज डिफरेंस रहता है, λ/2 का रहता है फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, क्लियर है जी। तो इस तरह से हमें सीरीज ऑफ ब्राइट और डार्क बैंड्स मिलती है। इन्हीं और इन डार्क बैंड्स को हम, जो डार्क वाली बैंड्स बनती है, उनको हम इंटरफेरेंस फ्रिंजेस भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये आपको तो बेसिक्स आइडिया इसमें लग गया होगा। लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करते, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो ऑप्टिकल फ्लैट से इंटरफेरेंस का कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसका कैसे यूज़ होगा मेट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हम देखें। ये तो मैंने आज आपको 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा दिया, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल होगा और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम देखेंगे, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद।